Hello everyone. I hope you are doing well. So बहुत लंबे ब्रेक के बाद आज हम टॉपर्स की कॉपी डिस्कस करते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि फुल आंसर कॉपी को डिस्कस कीजिए, तो आज हम ये 20 क्वेश्चंस टोटल हैं। ये फुल एफएलटी है, तो देखेंगे जीएस 2 का। दीपक माथुर सर की कॉपी है, इन्होंने कैसे अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन को देखता है। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिटेल्स explain in detail the various programs run by Government of India for the successful implementation of directive principles. तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कंटेन्ड इन पार्ट 4 अंडर आर्टिकल्स 36 to 51 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये पैराग्राफ चेंज किया है। दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस अपॉन द स्टेट एंड इन परसुएज ऑफ इट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस प्रोग्राम्स। देखिए, इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा ना लगे इसलिए इन्होंने इंट्रोडक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला 3 लाइन, फिर ये 4 लाइन। तो ये प्रेजेंट टेबल लग रहा है। स्पेसिफिकेशन क्या है कि इन्होंने पार्ट 4 मेंशन किया है, आर्टिकल्स को मेंशन किया है, तो ये इंट्रोडक्शन को एक बेहतर इंट्रोडक्शन बनाता है। आगे देखते हैं। तो क्या किया गया है डीपीएसपीस के थ्रू? सोशल ऑब्लिगेशन जो भी हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो इनेक्ट किया गया है, तो उसका प्रोविजन डीपीएसपी में पहले से था। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, पीएम उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान, न्यूट्रिशन को लेकर के आर्टिकल 47 में बोला गया है। पीएम जनधन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, पीएम जन आरोग्य योजना। आगे देखते हैं। इकोनॉमिक, जैसे कि बताया गया है डीपीएसपी सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करते हैं, तो सोशल वाले डायमेंशन आपने ऊपर देखे। इकोनॉमिक में क्या है? मनरेगा जो 100 दिन का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करता है। दूसरा है पीएम कौशल विकास योजना। देखिए गवर्नमेंट के स्कीम्स को कैसे ये मेंशन कर रहे हैं, ये आंसर को ऑथेंटिकेट करता है और बेहतर बनाता है आंसर। लेबर कोड्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी, मिनिमम वेजेस, हेल्थ एंड सेफ्टी। आत्मनिर्भर भारत, इसके तहत कई योजनाएं चलाई गई थी। माइग्रेंट वर्कर्स जो अपने गांव को वापस लौट के आए थे, उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए भी उस टाइम लॉकडाउन के टाइम स्कीम्स लाई गई थी। तो ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज है, तो ये होल डायमेंशन है, इसके अंदर वो स्कीम्स आ जाएंगी। आगे एमएसएमई सेक्टर के लिए मुद्रा योजना, कोलेटरल फ्री लोन, स्टैंड अप इंडिया SC/ST वुमेन के लिए स्टार्टअप्स को प्रमोट करता है। द लिस्ट इज इलस्ट्रेटिव। कंक्लूजन में क्या लिखा गया है? DPSPs are the conscience of Indian Constitution and uphold socio-economic democracy. ये कीवर्ड्स आपको मेंशन करना जरूरी है, जैसे कि वेलफेयर स्टेट है, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस है, डीपीएसपी के क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, क्रिटिकली इवेलुएट द फंडामेंटल राइट। इंपॉर्टेंस बतानी है, पहले क्वेश्चन को समझना आता है कि क्वेश्चन पूछ कर रहा है। पहले अंडरलाइन कर लेते हैं क्या इंपॉर्टेंस बताई गई है, और उनको क्रिटिकली इवेलुएट करना है, मतलब आपको कुछ लिमिटेशन भी बताने होंगे इसलिए। इंपॉर्टेंस अब देखते हैं क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में क्या लिखा गया है। फंडामेंटल राइट्स आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35। ठीक है, सफिशिएंट है इंट्रोडक्शन, 3 लाइन में आ गया, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है फंडामेंटल राइट्स की, जो पूछा गया है क्वेश्चन की मेन डिमांड है फर्स्ट पार्ट की। इंपॉर्टेंस, फंडामेंटल राइट्स अपहोल्ड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये कीवर्ड। दे प्रोवाइड सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स टू पर्सन, दे आर गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को दिए जाते हैं जैसे कि वो अपना पोटेंशियल यूटिलाइज कर पाए, तो उसे जो इसको लिखा है। आगे देखते हैं। दे आर द ड्राइवर्स ऑफ इक्वलिटी एंड लिबर्टी। आर्टिकल 14 to 18 इक्वलिटी को मेंशन किया गया है, तो वो भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग बेसिक राइट्स टू इंडिविजुअल्स सच एज राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन 17, आर्टिकल 23, 24 से मेंशन कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19। हाउएवर दे आर सर्टेन कंसर्न। देखिए क्वेश्चन की क्या डिमांड थी। इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, क्रिटिकली इवेलुएट करना था, मतलब कि आपको कुछ चैलेंज बताने के, तो उन्होंने इंपॉर्टेंस बता दी है पहले। उसके बाद इन्होंने कंसर्न बताए हैं क्या है इसके साथ, क्या है। दे आर फॉलोड बाय
रेस्ट्रिक्शन बहुत है ऐसे कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तो है लेकिन हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर किसी ट्राइबल एरियाज में कोई ट्रेवल करता है तो उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखना है। तो ये कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। सर्टेन प्रोविजंस दैट इफेक्ट लिबर्टी सच एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये भी एक आर्ग्यूएबल पॉइंट है प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला। इसमें फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज होता है। दे आर कन्फाइंड टू पॉलिटिकल राइट्स। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स ही प्रोवाइड करते हैं। सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस के लिए डीपीएसपीज हैं, तो फंडामेंटल राइट्स में ये प्रोविजन नहीं है। तो एक क्या हो गया, और भी लिमिटेशंस हो सकते हैं इसमें, जैसे कि कुछ जो एम्बिगुअस टर्म्स हैं, माइनॉरिटी, अनटचेबिलिटी, इनको डिफाइन नहीं किया गया। कह तो दिया गया कि अनटचेबिलिटी को जो ना समाप्त करना है, लेकिन वो है क्या, माइनॉरिटी राइट्स को प्रिजर्व करना है, पर माइनॉरिटी इसको डिफाइन किया नहीं गया है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनको डिफाइन करने की जरूरत है। कंक्लूजन में क्या लिखा है देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल्स ग्रोथ एंड फुलफिल देयर नेसेसरी कंडीशन। बहुत अच्छा, तो कंक्लूजन नहीं कह सकते, पर हाँ लिखा गया कंक्लूजन, क्योंकि लिखना जरूरी रहता है, सारे पार्ट्स को एड्रेस करना चाहिए आईबीसी फॉर्म में। आगे देखते हैं। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस दैट कैरेक्टराइज इट एज अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। फीचर्स बताने हैं इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो फेडरल सिस्टम को शो करते हैं। तो डिमांड आप समझ रहे होंगे कि क्या है इसकी। इंट्रोडक्शन में क्या मेंशन किया गया है, फेडरलिज्म कन्वेट्स division of power between center and states. Also, it is characterized by certain salient features. इन्होंने फेडरलिज्म का जो बेसिक चीज़ है ना कि सेंटर और स्टेट के बीच का कोऑर्डिनेशन, इंट्रोडक्शन में ये डाल दिया है, और इसमें आर्टिकल्स भी डाल सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो केस है एसआर बोमाई केस, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फेडरलिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना है, तो उस चीज़ को भी मेंशन कर सकते हैं। ये फेडरलिज्म के फीचर्स क्या क्या हैं। डिवीजन ऑफ पावर प्रोवाइड्स फॉर डिवीजन ऑफ पावर टू लेवल्स, सेंटर एंड स्टेट, डुअल पॉलिटी, यूनियन एंड स्टेट लेवल। आगे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है तो मतलब कि सेंटर अपनी बात से मुकर नहीं सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ पहले से लिखा हुआ है कि सेंटर को कौन कौन से राइट्स उसके पास हैं। तो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्ट है फेडरल स्ट्रक्चर का। आगे देखते हैं सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स प्रॉपर फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। अगला है इंडिपेंडेंस जुडिशियरी, मतलब हाई कोर्ट को भी अपनी पावर्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट पे ही डिपेंड है पूरा का पूरा। तो ये एक फेडरल फीचर है। अगला है रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बहुत इजीली आप अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है सारी प्रोविजंस का। उसके बेसिक फीचर्स जो हैं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के तहत जो भी फीचर्स हैं इनको प्रिजर्व करना जरूरी है। तो ये फेडरल फीचर बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। However, Indian Constitution provides for certain unitary features. क्या क्या है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका की तरह स्टेट और सेंटर का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सिटीजनशिप भी सिंगल है, ऐसे तो नहीं देखा होगा कि स्टेट की अलग सिटीजनशिप हो और सेंटर की अलग, ऐसा नहीं है हमारे देश में। और तीसरा है इमरजेंसी पावर्स, जब इमरजेंसी लागू होती है देश में तो सारी पावर्स जो सेंटर के पास चली जाती हैं, तो ये यूनिटरी फीचर हो गया। ऑल इंडिया सर्विसेज, वैसे कैडर्स तो स्टेट में अलॉट होते हैं, पर ये ऑल इंडिया सर्विस है, कंट्रोल यूपीएससी देखती है। देखते हैं कंक्लूजन में क्या लिखा गया है। हिंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसमें स्टेटमेंट जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा दिए गए थे, जैसे कि केसी बेरी का एक वो है कोड कि इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट, तो वो भी मेंशन कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाई चाइनाज इंटरेस्ट कंसीडर्ड अ हिंड्रेंस इन इंडो नेपाल रिलेशंस, व्हाई डज चाइना हैव स्पेशल इंटरेस्ट इन नेपाल। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या दिया गया है। नेपाल एक्ट्स एज अ बफर जोन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। Indo-Nepal relations underwent certain kind of strain due to China's role. जैसे नेपाल और इंडिया का रोटी बेटी का रिश्ता, ये जो कीवर्ड है वो भी डाल सकते हैं इसमें। तो दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं, पर रिसेंट टाइम में देखा गया है कि चाइना की इंटरफेरेंस की वजह से दोनों के रिलेशंस में दरार आ गई है। तो क्वेश्चन उसी के ऊपर हिंड्रेंस इन इंडो नेपाल रिलेशंस में पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में। मेजर रीजन इज ओपन बॉर्डर विच इनवाइट सर्टेन हॉस्टिलिटीज विद इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड फोर्सेस। क्या है, ओपन बॉर्डर पॉलिसी है, तो स्ट्रिक्ट वीजा नॉर्म्स है नहीं, तो यहाँ से टेररिस्ट या इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं वो एंटर कर सकते हैं इंडिया में, और चाइना इस चीज़ का फायदा उठा रहा है, कई बार इसे देखा गया। तो इस पॉइंट पे लिखा गया।
दूसरा पॉइंट है लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट सच एज न्यू मैप ऑफ नेपाल से लिपुलेख काला पानी लिम्पियादुरा। ये देखिए एक करंट अफेयर को इंक्लूड किया है। नेपाल ने अपना नया मैप निकाला था, उसमें ये भारत की टेरिटरीज को अपने मैप में दिखाया गया है। ये सुगौली ट्रीटी की वजह से ये विवाद है। आगे देखते हैं। डिले इन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, डिले होता है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल सच एज पंचेस पावर प्रोजेक्ट में डिले हुआ था, तो उसका एग्जाम्पल यहाँ लिखा है। फ्रेंडशिप ट्रीटी 1950 as India does not renew its term unlike Bhutan। हाँ, भूटान के साथ अभी रिसेंटली आई थिंक 1990s में 2000 में शायद रिन्यू करी है ये ट्रीटी, पर नेपाल के साथ रिन्यू नहीं हुई, तो ये भी एक इशू है। चाइना का क्या इंटरेस्ट है, जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। चाइना वांट्स टू काउंटर इंडिया इन साउथ एशिया। चाइना सुपर पावर बनना चाहता है इंडियन इंडो पैसिफिक रीजन में, तो इस वजह से वो डोमिनेंस दिखा रहे हैं। प्रोलिफरेशन ऑफ BRI इनिशिएटिव्स, ये तो चाइना का बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इसके तो प्रोजेक्ट्स महंगे महंगे वो इनिशिएट करता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, और उनको डेप में फंसा रहता है, तो ये एक कंसर्न है। दूसरा है वांट टू मेक स्मॉल पावर्स इट्स अलाई अगेंस्ट इंडिया। क्यों? क्योंकि वो चिकन नेक वाला जो इशू है, इंडिया के जो नेबरिंग कंट्री हैं उनको अपनी साइड करेगा चाइना, तो चिकन नेक पे अटैक करेगा, और कहता है कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है वो इंडिया से अलग हो जाए, तो ये उसी पॉइंट में देखते हैं। लरिंग नेपाल गिविंग क्रेडिट टू डिटेरिएट रिलेशंस विद इंडिया। हाँ, क्योंकि चाइना फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, तो अगर लोन वगैरह की या लाइन ऑफ क्रेडिट की जरूरत पड़ती है नेपाल को, तो वो प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया से पहले, जिससे कि नेपाल उसकी तरफ हो जाए। कंक्लूजन क्या है? देयर इज अ नीड टू हैव अ फ्रेंडली अप्रोच बाय कंप्लाइंग विद पंचशील एग्रीमेंट एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी। देखिए ये कीवर्ड्स को कितनी अच्छे से इंक्लूड किया है, कितना इफेक्टिव हो गया है कंक्लूजन इन कीवर्ड्स की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। इंट्रोडक्शन वाली आर्टिकल से स्टार्ट करना हमेशा ही बेहतर माना जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 124 to 127 of Indian Constitution. Next paragraph में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट has given the role of sentinel in India. It is the guardian of Constitution. देखिए कीवर्ड नीड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नीड क्या है इसकी? To uphold the constitutional mandate of equality, liberty, fraternity. To maintain federal aspect and protect the interest by upholding constitutionalism. To resolve dispute between center and state. तो ये सारे जो केसेस हैं, और यहाँ पे रिट रजिस्टर जो है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके थ्रू फंडामेंटल राइट्स को भी प्रिजर्व करता है, तो उसको भी मेंशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्वेश्चन कहता है नीड एंड इंपॉर्टेंस, दो चीजें पूछी गई। नीड, तो नीड को एड्रेस कर दिया है, आगे बोला है इंपॉर्टेंस क्या है। इट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स पर्सन। दूसरा, डिक्लेयर द लॉज एंड executive actions unconstitutional if otherwise constitution. It maintains the rule of law and protects the basic structure of constitution. It protects the interest of weaker section of society by PIL judicial activism. Okay. Conclusion क्या लिखा गया है? Judiciary is the protector of ordinary citizens and uphold constitutional principles. ये हो गया expression. Next देखते हैं. The Security Council was formed for international peace and security, but today it has become an aura of superpowers. Do you agree with this statement? Critically discuss. तो सिक्योरिटी काउंसिल ये इंटरनेशनल जो भी ग्रुपिंग्स हैं उस वाली यूनिट का ये पार्ट है। सिक्योरिटी काउंसिल इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ UN and has given the responsibility of maintaining peace and security. Idea of Security Council. The constitution of Security Council was done to maintain the anonymity of great powers to take anonymous decisions. But with the passage of time, it turned into superpowers rivalry. It eventually hampered the functioning of Security Council. जो भी 5 मेंबर हैं वो अपनी मनमानी दिखाते हैं काउंसिल में, तो उसी की तरफ इंडिकेशन है। रीजंस क्या है? इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ वीटो पावर्स, कोल्ड वार एमंग सम नेशन जैसे USSR, US एंड चाइना, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ये 1950s की सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है। अभी सिचुएशंस चेंज हो गई हैं और भी मेंबर्स ऐड हुए हैं UN में, तो
इसकी परमानेंट मेंबरशिप को एक्सटेंड करना चाहिए। देखिए कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है। However, UN General Assembly found with Unity Resolution 1950 to overcome the issues when Security Council failed to restore international peace and security due to its functional reform. Now, it can be said the superpowers are not in consensus and UN Security Council needs reform. Next question लिखते हैं. What do you understand by South-South cooperation? Discuss the importance. South-South cooperation is an understanding where there has been attempts to secure the cooperation between South Asian countries and South countries, third world countries. ग्लोबल साउथ जो उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पुअर है. This cooperation has certain importance. क्या है? It intends to bring the common interest of both to share. It tries to strike a balance with each other in different dimensions. They tend to increase the cooperation in economic field and trade and commerce by allowing to have free trade agreements. To have people-to-people interaction along with cultural exchanges. आगे देखते हैं. To have better and resilient relations with developed countries to bring more opportunities. Conclusion में क्या लिखा गया? Therefore, it is a good step to enhance the cooperation with each other's interest. आगे देखते हैं. Describe with solutions the major challenges in the way of urban development in India. क्या बताना है क्वेश्चन में? मेजर चैलेंजेस क्या हैं अर्बन डेवलपमेंट के और उनके सॉल्यूशन. इंट्रोडक्शन डेटा से स्टार्ट किया है, बहुत ही अच्छा माना जाता है. अकॉर्डिंग टू सेंसस का डेटा लिया है, ऑथेंटिक डेटा. Approx 32% of Indian population lives in urban areas, which is expected to reach 40% in 2030. This increased and rapid instances of urbanization pose certain challenges. ये डेटा आप नोट करके रख सकते हैं. Challenges: creation of slums, pressure on limited resources in urban areas, congestion on roads and increasing population. Next point है distort demographic division, increased urban crimes, issues related to sanitation, healthcare, housing. This क्या है? However, this can be resolved. Solution पूछे गए थे तो उसको बताऊंगा. Effective and holistic urban planning. Affordable housing, PM आवास योजना स्कीम का भी करते हैं. E-governance योजना ICT, effective implementation of schemes under smart cities mission, PM Jan आरोग्य योजना, smart traffic system, proper healthcare services with sanitation facilities. देखिए अगर मेजर्स लिखते हैं ना तो इनको अगर डिवाइड करना है सोशल, तो अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें सोशल मेजर्स कौन से रहेंगे? अफोर्डेबल हाउसिंग, पीएम आवास योजना. यहाँ पे और योजना का जिक्र कर सकते थे, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन. ठीक है, तो ये एक हो जाता. सोशल में, टेक्निकल में ई गवर्नेंस का यूज, आईसीटी का, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. इस सोशल वाली डायमेंशन में ये हेल्थ केयर वाला भी आ जाएगा, सैनिटेशन फैसिलिटीज. और एनवायरमेंटल हेडिंग के तहत भी लिख सकते हैं ये इफेक्टिव एंड होलिस्टिक अर्बन प्लानिंग. और डिमेंट पॉलिसी जो दिल्ली की है उसको भी मेंशन कर सकते हैं एनवायरमेंटल में. और ये स्कीम्स जो है फिलहाल इनको अलग हेडिंग पे, तो ये स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंटेशन होगा. सॉल्यूशन क्या है? कंक्लूजन में क्या लिखा गया है? अर्बन एरियाज हैव पोटेंशियल टू अचीव एसडीजी 9 रेजिलिएंट सिटीज. एसडीजी 11 लिख सकते हैं, सस्टेनेबल सिटीज. अगला क्वेश्चन है explain the role of newly formed UP Special Protection Force in strengthening the law and order situation in Uttar Pradesh. तो यूपी एसपीएफ का रोल बताना है. तो पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखा गया है? यूपी स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स हैज बीन constituted to raise यूपी status in law and order situation. यहाँ डेटा से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि यूपी में जो भी एनसीआरबी का बताया है कि यूपी में क्राइम्स बढ़ रहे हैं, साइबर क्राइम्स में यूपी 8 नंबर में पर है और वुमेन के अगेंस्ट क्राइम में यूपी फर्स्ट नंबर पर. तो अच्छा इंटरेस्टिंग रहेगा. अब देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज क्या है यूपी में, क्योंकि क्वेश्चन यही है कि यूपी एसपीएफ का क्या रोल है लॉ एंड ऑर्डर जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कम करने में. तो प्रॉब्लम क्या है लॉ एंड ऑर्डर में? लिंचिंग एंड अदर सोशल क्राइम्स, कम्युनल राइट्स, मुजफ्फरनगर राइट्स इसको एग्जाम्पल में मेंशन कर सकते हैं 2013 में. मर्डर, किडनैपिंग एंड एक्सटॉर्शन,
रेप्स एंड ईव टीजिंग, ये भी आप हाथरस केसेस जो भी न्यूज में था बहुत, अभी वाराणसी गैंग रेप केस, उन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। रिसेंटली एनसीआरबी रिपोर्ट 2020 रिवील्ड यूपी हैज टॉप इन क्राइम्स अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट। अब सेकंड पार्ट क्या था, यूपीएसपीएफ कैसे हेल्प करेगा इन प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए, कैसे देखते हैं। मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर shows with effective efficiency and better monitoring. The use of technology will make the detection faster. It will help in curbing the instances of lynching by preventing fake news and rumor mongering. Effective tracing of antisocial elements. Conclusion क्या लिखा गया, UPSPF effective implementation will surely improve UP's law and order situation. Next देखते हैं food processing industry पे question. What do you understand by food processing industry? Examine the role of food processing industry in the economic development of India. Food processing industry introduction में क्या लिखा गया है, FPI industry may be defined as industries that use agro raw materials to process them and make them edible and other useful purpose. Next है, it acts as chain between agriculture sector and economic industrial sector. ये देखिए फ्लो चार्ट में दिखाने की कोशिश की। रोल ऑफ क्या पूछा गया है, is examine role of food processing industry in economic development of Uttar Pradesh. क्या रोल है, helps to maintain the agriculture productivity due to market demand create करेगी. It helps to absorb the disguised unemployment person, unemployed person. It has to provide other employment opportunity, skill incentives to boost sugar industry by increasing export to states in farm. Has to improve entrepreneurship spirit, UP startup, STEM India. PM Kisan Sampada scheme has to increase productivity. It has to increase agriculture share in SGDP of UP. Food processing industries have the major role in increasing the livelihood of people of UP. देखिए इस क्वेश्चन को और तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं। यूपी की एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी खुद की आई थी, तो क्वेश्चन को उस पर सेंटर कर सकते हैं क्योंकि यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन है। तो हम इसके ऑब्जेक्टिव्स जो भी हैं कि प्रोसेसिंग को 6% से 20% करना है, सब्सिडी जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं 35% कैपिटल सब्सिडी या लैंड सब्सिडी दे रहे हैं, इंटरेस्ट सब्सिडी दे रहे हैं, उन चीज़ों को मेंशन करके इसमें लिख सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हॉर्टिकल्चर से भी डायरेक्टली रिलेटेड है, जैसे फ्रूट्स की टोमेटो है, से केचप बनाना, ये सब चीज़ें जो है तो इसको हॉर्टिकल्चर से भी लिंक करके बता सकते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को। और इसको सनराइज इंडस्ट्री के रूप में वर्गीकृत किया है सरकार ने, तो उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं मेंशन कर दिया जाना चाहिए। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है, देखिए और क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ई गवर्नेंस, डिस्क्राइबिंग इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स, राइट सॉल्यूशन टू चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया। तो इन्होंने क्या किया गया है, ई गवर्नेंस को ये पूछा गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ई गवर्नेंस, तो डायरेक्टली डेफिनेशन बतानी है, तो यूनेस्को की डेफिनेशन बताइए कि ई गवर्नेंस रिफर्स टू फंक्शन delivering during the government services via information and communication technology. ठीक है, आगे क्या बताया गया है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, ये लिखना है, ऑब्जेक्टिव्स लिखना है, देन राइट सॉल्यूशन टू चैलेंज, मतलब चैलेंज बताना है, सॉल्यूशन बताना है। देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, टू मेक गवर्नमेंट अकाउंटेबल, इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, इफेक्टिव लीडर्स, लिटरेसी, बेटर सर्विस डिलीवरी। मॉडल्स बताएं कि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा बताया, G2G, G2B, G2C, एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं। G2B का जो भी है जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, G2G जिसमें ई गवर्नेंस प्लान, G2C माई गवर्नमेंट एक्ट, ये सब। चैलेंजेस क्या है, डिजिटल इलिटरेसी जो है 20% ही है, डिजिटल डिवाइड है रूरल और अर्बन एरियाज में, जेंडर डिवाइड है, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी अच्छा नहीं है। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो इसके चैलेंजेस में आएंगे। सोल्यूशन गवर्नमेंट की स्कीम्स को मेंशन कर देना, पीएमजी दिशा, भारत नेट जो रूरल एरियाज में इंटरनेट कनेक्टिविटी को स्टेमिंग करता है, तो वो चीज़ें मेंशन करनी चाहिए, कीवर्ड्स। This question है, politicization of caste and casteization of politics have become a serious challenge before the Indian democracy. Discuss. तो इसमें इन दो टर्म्स को बताना है। तो इंट्रोडक्शन क्या लिखा गया, Indian democracy is the largest in the world and also houses huge diversity of religion, caste, language, ideology. फिर बताया है, nature of Indian democracy is classified as unity in diversity. However, there are certain issues. Politicization of caste as an institution is an influential aspect of Indian politics.
कास्ट डिटरमाइंस हुज गवर्नमेंट विल फॉर्म एंड हु विल रूल। इसमें एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे कि डायरेक्टली मत लिखिए, बट इसमें मेंशन करिए कि critics argue that some parties like कांग्रेस, समाजवादी फॉलो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, क्योंकि फैमिली के मेंबर्स ही चेयरपर्सन रहते हैं उस पार्टी के, तो उस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं डिप्लोमेटिकली। कास्ट जनरेशन पॉलिटिक्स इसमें है, दिस फिनोमेना कैन बी सीन इन फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल्सो इन एलोकेशन ऑफ सीट्स इन इलेक्शन। इसमें चैलेंजेस भी डाल देते तो भी अच्छा रहता, कि जैसे इससे क्या होता है कि रीजन भी इनर पार्टी डेमोक्रेसी जो है वो वीकेंड होती है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है, रीजनल इम्बैलेंसेस आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉजेज ऑफ चाइल्ड क्राइम्स इन इंडिया एंड सजेस्ट मेजर्स टू एलिमिनेट चाइल्ड क्राइम्स। तो क्या लिखा है इंट्रोडक्शन में, चिल्ड्रन एज अ क्लास इज अ फ्यूचर ऑफ एनी नेशन एंड देयर डेवलपमेंट इज ऑफ फोरमोस्ट इंपॉर्टेंस। इंडिया हैज द लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट 2020। इसमें एनसीआरबी का डेटा इससे भी स्टार्टिंग कर सकते हैं इस क्वेश्चन की, और आईएलओ का डेटा की अप्रॉक्स 10 मिलियन चिल्ड्रन जो है चाइल्ड लेबर्स हैं देश में, तो उस चीज़ को भी मेंशन करना सही रहेगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्पाइट वेरियस रिफॉर्म्स इलेक्टोरल फंडिंग स्टिल सफर्स फ्रॉम वेरियस प्रॉब्लम्स, हैव अ डिस्कशन, आल्सो सजेस्ट सजेशन टू मेक इलेक्शन फंडिंग ट्रांसफर। तो इलेक्शन कमीशन अभी रिसेंटली इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है वो स्टक डाउन हुई है, तो इस पे क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो उस पे क्वेश्चन तैयार कर लेना चाहिए, तो ये करंट अफेयर्स का पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोजिशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी बट इन इंडिया इट इज प्लेड बाय वेरियस प्रॉब्लम्स, हैव अ डिस्कशन। तो इसे बताना है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल होते हैं, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी का जो प्रिंसिपल है, तो इसमें अपोजिशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। The essence of democracy is accountability and participation in media. The power in legislative is exercised by representatives and the assembly on behalf of people. The role of opposition क्या है? The role of opposition in democracy is of utmost importance as they act as alternative government. They are the primary critique of government and make government accountable. They ask the government about their policies and actions through question as you are adjournment. Also, there are parliamentary standing committees इसमें वो लोग कहते हैं opposition के लोग, और parliamentary committees जो हैं वो impartial रिव्यू करती हैं बिल्स का और अपनी इनपुट्स देती हैं, तो ये होगा। Also, there are, however, opposition faces certain challenges. क्या there are no effective and constructive criticism. कई बार क्या होता है कि लोग ही फोरम इतना प्रेजेंट ही नहीं होता है, तो ये एक चीज हो गई। जैसा कि डिलेड लेजिस्लेशन, रिड्यूस द स्कोप, इंक्रीज यूज ऑफ बुलेटिन क्लोजर कर दिया जाता है, मतलब ज्यादा डिस्कशन किया ही नहीं जाता है मैटर्स पे। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द हाउस मेक द वॉइस ऑफ अपोजिशन डाउन, मतलब 10% जो पीपल होने चाहिए अपोजिशन का टैग देने के लिए, तो उसमें 10% का भी सीट्स नहीं मिल पाती है, उसे पिछली लोकसभा में देखा गया था। तो उससे क्या होता है कि अपोजिशन का रोल बहुत ही वीक हो जाता है पार्लियामेंट। पोस्टमार्टम नेचर बाय काउंटीज आर इफेक्टिव, तो होगा। Conclusion क्या है, there is a need to make the opposition more strong by having a rational approach and governing attitude for welfare people by making themselves accountable. आगे देखते हैं। Describe the various challenges that exist in the health sector of India. अपने हेल्थ का जब भी क्वेश्चन आए तो उसको डेटा से स्टार्ट करना अच्छा रहता है, कि जैसे कि IMR और MMR बहुत ज़्यादा है अभी, और 50% वुमेन अनिमिक है, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 करोड़। चैलेंजेस क्या है, तो चैलेंजेस भी बता देंगे कि क्या है। रूरल एरियाज में जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है वो इफेक्टिव वर्क नहीं कर रहा है, कनेक्टिविटी नहीं है अच्छी हॉस्पिटल से गाँव तक, और जो क्या है कि डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो जो WHO ने रिकमेंड किया है उतना नहीं है, प्रॉपर नहीं है इंडिया में। डॉक्टर पेशेंट टू नर्स रेशियो वो भी प्रॉपर नहीं है स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, और अवेलेबिलिटी ऑफ मतलब हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है। और एक एनसीआरबी का डेटा आया था कि 70% दलित जो है वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज को एक्सेस करने में उनको प्रॉब्लम होती है, तो वो चीज़ भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं और उनके सोल्यूशंस क्या रहेंगे। सोल्यूशंस में हम बताएंगे कि जो भी हमने चैलेंजेस लिखे हैं तो उनके लिए प्रैक्टिकल चीज़ें वो कैसे एड्रेस की जा सकती है। जैसे बताया कि हेल्थ इंफ्रा पुअर है, तो अभी जो जो भी स्कीम्स चल रही हैं गवर्नमेंट की, जन आरोग्य योजना है या मॉडर्नाइजेशन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसके थ्रू जो भी है इंफ्रा को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। ग्राम
पीएम ग्राम सड़क योजना के थ्रू कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है रूरल एरियाज में, और रिक्रूटमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज बढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें कि मेडिकल एजुकेशन को प्रायोरिटी दी जा रही है, जैसे कि डॉक्टर्स की संख्या को प्रॉपर WHO के नाम के अकॉर्डिंग किया। तो ये इन चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। देखिए ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। लैक ऑफ मेडिकल स्टाफ है, इंक्रीज पॉपुलेशन विद इंक्रीज डिजीज बर्डन है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट हॉस्पिटल में खर्चा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, वो चीज़ें हैं। इनएक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज स्पेशली इन ट्राइबल रीजन, लैक ऑफ इक्विपमेंट्स, मशीन, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सप्लाई। अभी कोविड के टाइम में देखी ज़्यादा कितनी बीमारी थी सिलेंडर्स की। तो ये सब चीज़ें हैं। However, government has taken certain steps, जैसे इनमें पीएम जन आरोग्य योजना को कुछ कर दिया है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, डिजिटल हेल्थ कार्ड, टेलीमेडिसिन, इसमें नेशनल रूरल एंड अर्बन हेल्थ मिशन, उसको भी मेंशन कर सकते हैं। आयुष, पीएम आयुष को मेंशन कर सकते हैं। यूपी स्पेसिफिक स्कीम जो है, जैसे कुमारों मदद के स्कीम है, सीएम जन आरोग्य योजना है, ये यूपी स्पेसिफिक, यूपी पीसीएस का पेपर है, तो यूपी स्पेसिफिक एग्जाम्पल आप डालेंगे तो और भी अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो ये रही आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।